ठीक है बेटा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा इंडक्टर का हम टॉपिक पढ़ रहे थे अल्टरनेटिंग करंट में, उसका लास्ट पार्ट मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ एन इंडक्टर। तो अब तक अल्टरनेटिंग करंट में हमने सबसे पहले देखा था एसी सोर्स, है ना, एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज या एसी सोर्स ऑफ करंट। एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज का क्या इक्वेशन था बेटा? V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। बोलो यार, तुम्हारे लिए बोलो, ले रुकता हूँ मैं, मुझे तो पता है। V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन वोल्टेज सोर्स का ये था। करंट क्या आया था? करंट इंडक्टर में अलग आया था और कैपेसिटिव प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में अलग आया था। तो पहले प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का बताओ, करंट की वैल्यू क्या थी? बताओ। साइन ओमेगा टी। साइन ऑफ ओमेगा टी। ये किसके लिए था? रेजिस्टिव सर्किट के लिए। ठीक है, और प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए क्या आया था करंट? बताओ। आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 ये आया था इंडक्टिव सर्किट के लिए, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए। ठीक है, अब ये सब हम देख चुके हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस क्या था? वोल्टेज और करंट के बीच में क्या फेज डिफरेंस था प्योरली रेजिस्टिव में? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना था? बताओ। भाई क्या सुनते हो तुम क्लास में? एक बार ये बताओ, क्लास में सुनते भी हो कि नहीं सुनते हो बात? सर 0 था। बताओ। सर नहीं था। नोट्स में लिखते हो कि नहीं लिखते चीज़ों को? तुम्हारा परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेकार आता है फिर एग्जाम में। सबसे बुरा परफॉर्म करता है तुम्हारा बैच, सबसे बेकार। क्या सीन है तुम्हारा? क्लास में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, चीज़ों को रिपीट करना पड़ेगा, नोट्स में लिखना पड़ेगा, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब जाके परफॉर्मेंस आएगी। ठीक है, फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ना छोड़ रखा है, राइट? तो ऐसे नहीं चलेगा बेटा। दो सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में किसी में भी गलत करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ना तीनों ही सब्जेक्ट को पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अगर एक सब्जेक्ट तुमने पहले ही छोड़ दिया तो तुम यही छोड़ दो कि सिलेक्शन होगा भी, फिर दो को भी छोड़ दो, है ना। मान लो कोई बायो पढ़ रहा है या कोई केवल फिजिक्स पढ़ रहा है या फिजिक्स बायो पढ़ रहा है, तो फिर छोड़ दो, जो जो पढ़ रहे हो ना उसको भी छोड़ दो, बिकॉज एक दो सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट्स को आपको इक्वली पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग बोलो, चीज़ों को रिपीट करो ताकि चीज़ें याद हो जाएं, क्लास में पार्टिसिपेट करो, चीज़ों को नोट डाउन करो। जो मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ लिख लो तो लिख लिया करो उसको, नोट्स में पीछे पलट के पन्ने देख लिया करो, है ना। जब आपको पता है कि मैं प्योरली रजिस्टिव पढ़ा रहा हूँ तो रजिस्टिव वाला पन्ना खोल लो नोट्स में से, वहाँ देख देख के बता दो। हाँ, बताओ, फेज डिफरेंस प्योरली रजिस्टिव सर्किट में क्या था? जीरो था। और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस कितना था? पाई बाय 2। पाई बाय 2 सर। करंट लीड कर रहा था कि वोल्टेज लीड कर रहा था? वोल्टेज लीड कर रहा था, क्योंकि करंट का जो फेज है वो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, और वोल्टेज का क्या था? ओमेगा टी। तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो इसलिए बोलेंगे कि वोल्टेज इज लीडिंग इन द प्योरली इंडक्टिव सर्किट बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब बात करेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट में ही मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ एन इंडक्टर, कि इंडक्टर मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कैसे होगा। ठीक है, तो ये पहले फेज डायग्राम देखो आप इसका, प्योरली इंडक्टिव सर्किट का। यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज आपका पहले मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा, यानी वोल्टेज क्या है? जीरो पे ही, 0 डिग्री पे ही मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वोल्टेज की। करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को 90 डिग्री पे अचीव करेगा, जबकि उस समय वोल्टेज 0 होगी। ठीक है, सिमिलरली आपको दोनों ग्राफ ही दिखाई दे रहे हैं। इनका वेरिएशन हम कहाँ तक देख रहे हैं बच्चे? हम देख रहे हैं 0 to 2 पाई।
यानी वन कंप्लीट साइकिल के लिए देख रहे हैं। अगर मैं पूरा यहाँ पे थीटा की वैल्यू देखूं, ओमेगा टी होता है ना इधर, थीटा की वैल्यू देखूं तो ये 2 पाई तक है, 0 डिग्री से 2 पाई तक, 0 रेडियन से 2 पाई रेडियन तक आपका ये प्लॉट हम देखने वाले हैं। यानी फॉर वन कंप्लीट साइकिल हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इंडक्टर किस समय चार्ज होगा और किस समय डिस्चार्ज हो रहा होगा, ठीक है, किस समय मैग्नेटाइज हो रहा होगा और किस समय डीमैग्नेटाइज हो रहा होगा, राइट। तो ये हम चीजें देखेंगे। तो देखो फ्लक्स क्या होता है बच्चे, फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है, बी डॉट ए होता है, बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपका फ्लक्स होता है। तो यहाँ से आई कैन राइट डाउन की flux is directly proportional to current in the circuit. Why? Because magnetic field is directly proportional to current. तो magnetic field क्योंकि directly proportional होता है current के, तो I can write down कि भाई flux भी जो है वो current के directly proportional होगा। तो इस बात को मैं साथ साथ प्लॉट कर लेता हूँ ग्राफ में। ये प्लॉट करेंगे तो कैसा दिखाई देगा कि जैसा प्लॉट, जैसा शेप, जैसा वेरिएशन करंट का था, ठीक वैसा ही वेरिएशन आपको फ्लक्स के ग्राफ का मिलेगा, फ्लक्स के प्लॉट का मिलेगा। तो देखो ग्रीन कलर का आपको करंट का प्लॉट दिखाई दे रहा है, राइट, और ये ब्लूइश जो प्लॉट दिख रहा है दैट इज फॉर फ्लक्स, ये फ्लक्स के लिए है, राइट। तो देखो 0 डिग्री पे करंट की वैल्यू भी मिनिमम है और फ्लक्स की भी मिनिमम है, यानी करंट भी 0 और फ्लक्स भी 0। 90 डिग्री पे जैसे ही आए उस समय फ्लक्स भी मैक्सिमम और करंट भी मैक्सिमम। तो दोनों फ्लक्स और करंट एक ही साथ अपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखते हुए अब हम बात करेंगे मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन की। हाँ दिशा, ठीक है, दिशा ने डिस्कनेक्ट कर। अब मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन किस चीज का होगा, सबसे पहले ये ध्यान देंगे। मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन इज फॉर किसके लिए हो रहा है, इंडक्टिव कॉइल के लिए, इंडक्टर के लिए, ठीक है। तो पहले आपको कॉइल दिखा देता हूँ। ये कॉइल है जो किसी ट्यूब पे या किसी कपड़े, ये क्या बोलते हैं, कार्डबोर्ड पे लपेट दी गई है, ठीक है। दिस इज द वायर, और इसके पीछे आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है, होलो शीट होगी या फिर कोई ट्यूब होगी जिस पर इस वायर को लपेट दिया गया। तो इट बिकम्स अ कॉइल, सोलिनोइडल कॉइल बोल लो या हेलिकल कॉइल बोल लो, एक कॉइल बन गई। अब इस कॉइल में से क्या होगा बच्चे, करंट पास कराएंगे हम, और करंट जैसे ही पास कराएंगे तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द सर्किट एंड फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं बोल दूंगा कि जितना करंट इस कॉइल में से पास करेगा उतना ही ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाली है, ठीक है। तो अब जो साइकिल था, कंप्लीट साइकिल, यानी कि 0 से 2 पाई तक का जो वेरिएशन था वोल्टेज का एंड करंट का, उसको मैं 4 अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर दूंगा, 4 अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहला है 0 to 1, यानी कि 0 डिग्री से लेकर π/2 तक, यानी 0 से 90 डिग्री तक। फिर 1 से 2 ये π/2 से पाई तक होगा, 2 to 3 π/2 से 3π/2 तक होगा, और 3 से 4 3π/2 से 2 पाई तक का रीजन होगा, ठीक है। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 एंड 270 से 360 डिग्री तक का वेरिएशन हम देखेंगे। तो अब ये ठीक वही प्लॉट है जो करंट और वोल्टेज का था। वोल्टेज आपका 0 डिग्री पे मैक्सिमम है और करंट 0 है, ठीक है बच्चे। तो अब मुझे बताओ 0 to π/2 यानी रीजन 0 to 1, 0 से 1 वाले जोन में वोल्टेज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, प्लॉट को देख के बताओ, वोल्टेज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बताओ। 0 to 1 जो रीजन है उसमें वोल्टेज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है सर, प्लॉट आपको दिखाई दे रहा है पॉजिटिव। भाई, वोल्टेज का प्लॉट ये है ना, ये वाला, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू है 0 से 1 के अंदर, ठीक। और करंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, करंट क्या है बच्चे, नेगेटिव, नेगेटिव सर, यार तुम क्या खा के आए हो क्लास में, पॉजिटिव सर, सॉरी, कुछ भी बोल रहे पॉजिटिव। हो, पॉजिटिव है। पढ़ना लोगों को ना, ग्राफ देखना नहीं आता आपको, इधर देखो, पॉजिटिव कौन सा होता है, ऊपर वाला, नेगेटिव कौन सा होता है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे है। अब मैं बोल रहा हूँ कि 0 से π/2 वाले रीजन में ये 0 है, ये π/2 है, इसमें वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये बताओ। वोल्टेज रेड कलर का है और करंट ग्रीन कलर का है, क्या दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर है, Yes, sir. Positive. Yes, sir. यस सर, पॉजिटिव है कि Yes, sir. नेगेटिव है, पॉजिटिव। Positive, sir. थोड़ा पढ़ लिया करो यार, हर चीज बताएंगे तो सिलेबस कभी भी पूरा नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं आपको। तो
फर्स्ट रीजन में वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव है, और करंट पॉजिटिव भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो वोल्टेज पॉजिटिव और करंट पॉजिटिव, तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव पावर पॉजिटिव होता क्या है, वी आई। तो वोल्टेज एंड करंट बोथ आर पॉजिटिव, तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव। अब ये पावर क्या है, दिस इज द पावर डिलीवर्ड बाय द एसी सोर्स। एसी सोर्स कितनी पावर डिलीवर कर रहा है, किसको कर रहा है, इंडक्टर को। तो इंडक्टर को जो सप्लाइड पावर है वो पॉजिटिव है, तो इंडक्टर क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा कि डीमैग्नेटाइज होगा? अगर इंडक्टर पावर कंज्यूम कर रहा है तो वो मैग्नेटाइज होगा कि डीमैग्नेटाइज होगा? मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज होगा सर। दीप्ति आप तो बिल्कुल उल्टा बोल रहे हो बच्चे। आप ये बताओ कैसे होगा डीमैग्नेटाइज? आपने क्या लॉजिक लगाया है जो बोला डीमैग्नेटाइज? सर मैंने मैग्नेटाइज ही बोला है। मैग्नेटाइज बोला है। पावर अगर कंज्यूम करेगा तो करंट फ्लो करेगा ना सर्किट में, और करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना? तो क्या होगा, क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन। तो 0 से मैग्नेटाइज π/2 हो गया, उसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, किसका, इंडक्टर का। ठीक है, अब दूसरा रीजन बताऊंगा, उसमें आप सब लोग चीजें बताओगे, एक समझ आ गया। अब रीजन 1 to 2, 1 से 2 यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। यहाँ पे बताओ वोल्टेज पॉजिटिव है इस रीजन में कि नेगेटिव है? नेगेटिव नेगेटिव सर। नेगेटिव है। रेड कलर के प्लॉट को देखो, नीचे है ना एक्सिस से, तो नेगेटिव है। और करंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव 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 सर। करंट इज पॉजिटिव एंड वोल्टेज इज नेगेटिव, तो पावर क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव 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 है नेगेटिव पावर। इसका मतलब क्या हो गया कि पावर जो है वो इंडक्टर से वोल्टेज सोर्स के अंदर जा रही है, यानी एनर्जी इज बीइंग रिटर्न्ड टू द सोर्स। जो एनर्जी है वो इंडक्टर से एसी सोर्स के अंदर जा रही है, तो क्या हो गया, ये मैग्नेटाइज होएगा कि डीमैग्नेटाइज होगा? डीमैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर से पावर को वापस भेज दे रहा है, किसके अंदर, एसी सोर्स के अंदर। तो यानी कि अपने अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड थी उसको ये कम करता जा रहा है, यानी कि क्या बोलें कि डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है। और आपको फिगर से भी दिखेगा, यहाँ पे फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं, आगे गए तो फील्ड लाइंस कम हो गई, मतलब डीमैग्नेटाइजेशन हुआ है इधर। ठीक है, चलिए फिर 2 to 3 यानी कि 180 से 270 डिग्री के बीच की बात करें यहाँ पे, तो ये बताओ मुझे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पावर, करंट और वोल्टेज कैसे हैं, पॉजिटिव कि नेगेटिव? दोनों नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव नेगेटिव। दोनों नेगेटिव है हो सर। गए तो पावर क्या हो गई, पावर हो गई पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव पावर पॉजिटिव हो गई तो इंडक्टर क्या कर रहा है, पावर कंज्यूम कर रहा है। मैग्नेटाइज हो गया। पावर कंज्यूम होगा तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, और मैग्नेटाइज अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे देखो भाई, फर्स्ट केस जो था ना उसमें पावर पॉजिटिव तो थी वहाँ भी, बट लेकिन करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव थे, तो देखो मैग्नेटाइजेशन ऐसे था, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आपको लेफ्ट टू राइट मिल रहा था। ठीक है, और यहाँ पे राइट टू लेफ्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन तो हुआ है, पावर तो पॉजिटिव है, बट ड्यू टू द डायरेक्ट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज एंड करंट क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ आपस में स्विच हो गए हैं, यहाँ पे बदल गए हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन आपको मिला है। ठीक, अब बताओ थर्ड टू फोर्थ रीजन में क्या होगा, थर्ड टू फोर्थ में वोल्टेज पॉजिटिव करंट नेगेटिव। वोल्टेज पॉजिटिव करंट नेगेटिव और पावर नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव पावर नेगेटिव मतलब डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइज। यस सर तो आपका इंडक्टर क्या करेगा, डीमैग्नेटाइज होगा। तो अब मुझे बताओ 0 से 2 पाई में मैं गया, यानी एक साइकिल हुआ है मेरा एसी सोर्स का, उसमें कितने बार मैग्नेटाइजेशन हो गया और कितने बार डीमैग्नेटाइजेशन हो गया? दो दो बार बार मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइज दो बार और दो बार डीमैग्नेटाइजेशन। दो बार मैग्नेटाइज हो गया और दो बार डीमैग्नेटाइज हो गया, कब, डीमैग्नेटाइज सिर्फ एक साइकिल में। यानी कि ओमेगा टी की वैल्यू 0 पाई से लेकर 360 तक, 0 पाई से 2 पाई तक जा रही है, यानी 0 डिग्री से 360 डिग्री तक ओमेगा टी की वैल्यू जब सर्कुलेट करेगी उस समय दो बार मैग्नेटाइजेशन हो गया और दो बार डीमैग्नेटाइजेशन हो गया। ठीक है जी, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको फॉर्मूला बताए थे ना मैंने, क्या बताया था, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला याद है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, लास्ट क्लास में लिखवाया था, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है, तो एक्सएल निकालो, पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू निकालो। ये क्वेश्चन एक बार करके देखो, ट्राई करो, जैसे आंसर आए हैंड रेज करो, इसको सॉल्व करेंगे फिर कैपेसिटर पे जाएंगे। ठीक है,
दिशा बोलो क्या बोल रहे हो? एक्सेल का फॉर्मूला क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस का? ओमेगा एल। ओमेगा एल। ओमेगा एल। आप बच्चे ओमेगा इज 10. एंगुलर सर 10। वेलोसिटी और एल इज 10। इंडक्टिव सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो ओमेगा कहाँ से मिलेगा? वोल्टेज की इक्वेशन से। 10 वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग है ना, तो ओमेगा टी, टी के साथ क्या आ रहा है? ओमेगा। कितनी वैल्यू वहाँ पे ओमेगा की? 10 सर। ओमेगा है ये। ठीक है, ये क्या है? ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है वीएम। तो ओमेगा क्या है यहाँ पे? 10। और सेल्फ इंडक्टेंस कितना दे रखा है? 5 हेनरी। तो क्या आ गया मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस? कितना आ गया 50 H. यूनिट? ओम। ओम्स आएगा, 50 ओम्स। बिकॉज कल आपको बता रहा था मैं कि ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट होता है। अगर मान लो इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस डालेगा सर्किट में, तो वो वैल्यू क्या रहेगी? ओम्स में ही आएगी ना। तो हाँ दिशा बोलो, सर सर बोल रहे हो खाली आप, लिखो तो, या तो कमेंट करो या फिर अनम्यूट करके बताओ। दिशा आवाज नहीं आ रही आपकी बच्चे में, नहीं आ रही आपकी आवाज। अभी भी नहीं आ रही। टाइप कर दो, ठीक है। तो 50 ओम्स है ना, या फिर अगर हेडफोन यूज कर रहे हो तो हेडफोन हटा के फिर बताओ, हो सकता है हेडफोन में आपके माइक में इशू हो। ठीक है, तो 50 ओम्स आ गया आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज बताओ। पीक वैल्यू क्या है बच्चे? पीक वैल्यू तो दिखाई दे रही है, कितनी है? 10। अरे इक्वेशन वोल्टेज की दिख नहीं रही आपको? इक्वेशन क्या है? v क्या होता है? इज इक्वल टू वी एम। वी एम की जगह 10 लिखा है, साइन ओमेगा टी, ओमेगा की जगह 10 लिखा है, टी लिखा है, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा फेज लिखा हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा फेज हो सकता है ना, इनिशियल फेज। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस एंड इनिशियल फेज। तो काउंटिंग 0 से ना शुरू होकर π/6 से शुरू हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है उस चीज़ से। हमें ओमेगा मिल रहा है एज फार एज इनिशियल फेज मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से आप देखो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या है इक्वेशन में? 10 दे रखी है, तो 10 लिखो उसको। वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रखी है? 10 वोल्ट्स, उसको 10 वोल्ट लिख लो। अब आरएमएस वैल्यू बताओ कैसे निकलेगी? आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू, आरएमएस वैल्यू का V. क्या फॉर्मूला बताया था? Sin omega t. कितना परसेंट होता है? 0.707, याद करो Yes, sir. यार, कुछ सुनते नहीं हो। आई बिलीव तुम है ना, बस ये 3 बार बता चुका तुम्हारे बैच में सेम चीज में। वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, कितना आएगा? 7.07. 7.07 वोल्ट्स। ठीक है, तो मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस निकल गया, वी एम निकल गया, आर वी आर एम एस निकल गया। ठीक है, अब पीक एंड आर एम एस करंट, पीक करंट एंड आर एम एस करंट। पीक करंट कैसे निकालोगे? वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हो तो करंट निकाल सकते हो। यस सर। Yes. यस बस सर। हिंट आपको दे दिया। अब आप लोग मेरे लिए आई एम की वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू की, करंट की मैक्सिमम वैल्यू। 5. करो सब लोग।
सर 0.2 0.2 आएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है यार, आपने आरएमएस, आपने रेजिस्टेंस तो निकाल लिया। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होता है, सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर, जो आपका 50 ओम्स आ गया। ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या है, 10 वोल्ट्स। 10 तो volts आपको पीक वैल्यू ऑफ करंट कैसे मिलेगा, वीएम बाय एक्सएल। वीएम आपका कितना है 10, एक्सएल कितना है 50, क्या आएगा 0.2 ओम्स। सर फिर आई, एम्पियर करंट है। हाँ सॉरी एम्पियर, 0.2 एम्पियर्स। तो आपका पीक वैल्यू ऑफ करंट आ गया। अब आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे आरएमएस वैल्यू, आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 IM 0.707 इंटू आई एम। निकालो इसको, 0.2 इंटू 0.707, तो पॉइंट कितना आएगा, करो सॉल्व इसको। सर 0.14 0.14 है ना, 14 आएगा, 0.14। वन फोर समथिंग आएगा। ठीक है, और वैल्यू क्या आएगी एम्पियर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये फॉर्मूला आपको कल जो पढ़ाए थे उसी में से कराया है बेटा। अब मुझे बताओ, जिन बच्चों को समझ नहीं आया तो पूछ लो जेनरली, नहीं तो फिर कल इतना ही एफर्ट फिर करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। फिर आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि सर बार बार एक चीज़ क्यों पढ़ा रहे हो। समझ नहीं आया तो पूछ लो अभी। सर बता दो। क्या बता दें, बताओ। सर इंडक्टिव रेजिस्टेंस बता दो, रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, किस बच्चे को ये समझ आया है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, हैंड रेज करो एक बार। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, हैंड रेज करो, ये बताओ जिस बच्चे को ये चीज़ समझ आई है। कल की क्लास में पढ़ाया था बेटा मैंने कि इंडक्टर अगर सर्किट के अंदर लगा हुआ है तो इंडक्टर की वजह से एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। उस रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस की मदद से। उसकी वैल्यू क्या होगी, ओमेगा इंटू एल के बराबर, जहाँ पे ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी और एल क्या है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। तो जो इंडक्टर लगा है ना सर्किट में, ये क्या करेगा, एक सर्किट में एक रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करेगा। उस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो दैट इज एक्सएल, उसकी वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल के बराबर, जो कि ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम 2 पाई एफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इंटू एल, एल क्या है, एल इज सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए, और आ गया समझ इसमें, ये तो समझ आया होगा 0.707 कहाँ से आ रहा है। अरे बता दो बच्चों। Yes यस सर, यस सर, हाँ तो यस ठीक सर, है, सर और ये समझ आ गया। अब थर्ड सर्किट बच गया हमारा, कौन सा है, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है, उस पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम लगाएंगे। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा है कैपेसिटर। yes यस सर। यस सर। यस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, देखो अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की या किसी भी कोई सा भी कैपेसिटर बात करें, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला और चार्ज का फॉर्मूला ये होता है ना, क्यू चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू सी वी, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो अगर एक कैपेसिटर के अक्रॉस अगर एक बैटरी जोड़ी जाएगी बच्चे, उस बैटरी का पोटेंशियल V है और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, तो इसके प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज स्टोर होगा वो चार्ज की वैल्यू कैसे मिलेगी, C इंटू वी से, C इंटू वी से मुझे चार्ज स्टोर्ड की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये होता है कैपेसिटर का एक बेसिक फॉर्मूला जो हमें यूज होगा इधर, Q इज इक्वल टू सी वी। Here Q is total charge stored on the plates of the capacitor, C is the capacitance and V is the
वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो आप नोटबुक में। सर क्यू चार्ज है इसमें? चार्ज ठीक है। अब ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात करेंगे कि केवल सर्किट में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद वही काम करेंगे, फेज डायग्राम देखेंगे, पावर इन कैपेसिटिव सर्किट कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखेंगे। ठीक वैसे ही जैसे अभी हमने मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ इंडक्टर देखा। तो इंडक्टर क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है तो इसलिए उसका मैग्नेटाइजेशन देखा। कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होता है तो उसका चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग हम देखेंगे। ठीक है, चलो। AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पर हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाएंगे बच्चे। ठीक, तो ये सर्किट है, इसमें देखो ऊपर जुड़ा हुआ है एक कैपेसिटर और नीचे जुड़ा हुआ है AC पावर सोर्स। ठीक है, AC पावर का सोर्स। तो AC पावर सोर्स के बारे में तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी होता है, और कैपेसिटर के बारे में हमें पता है कि वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू Q बाई C। यहाँ पे Q क्या है, Q इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर और C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो हम इससे इक्वेशन निकालेंगे करंट की। तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि भाई अगर इस सर्किट में V वोल्टेज अगर ये AC सोर्स प्रोवाइड कर रहा है किसी टाइम t पर, तो उतना ही वोल्टेज ड्रॉप इस कैपेसिटर के अक्रॉस हो रहा होगा, क्योंकि इसमें और कोई तो सर्किट है नहीं, और कोई तो एलिमेंट है ही नहीं इस सर्किट में। तो इस बात को हम यूज करते हुए वी विल राइट डाउन कि V इज इक्वल टू VC, वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द सोर्स इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर किसी टाइम t पर। तो एट एनी टाइम t वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द AC सोर्स इज इक्वल टू Vm इंटू साइन ओमेगा टी। किसी समय t पर वोल्टेज सोर्स कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, Vm साइन ओमेगा टी, और उस समय वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एट दैट टाइम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर तो फिक्स्ड वैल्यू है, ये तो वेरिएबल नहीं है, लेकिन जो चार्ज है वो वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज सप्लाइड टू द कैपेसिटर एट एनी गिवन टाइम। तो ये इक्वेशन मैंने लिख दी। यहाँ पर मुझे वोल्टेज और Q के बीच में रिलेशन मिल गया, चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर और वोल्टेज के बीच में रिलेशन मिल गया। अब मुझे पता है करंट क्या होता है, dQ बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज dQ बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dQ बाई dt। तो मैं क्या करूँगा, इस Q कैन बी रिटन एज Vm इंटू C साइन ओमेगा टी, एंड आई विल राइट I इज इक्वल टू dQ बाई dt, I इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ VMC, है ना। यहाँ पर मैं Q की वैल्यू रख दे रहा हूँ और इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आएगा और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा आएगा। तो ओमेगा बाहर आ गया और बाकी CVM ऑलरेडी था कोस ओमेगा टी। अब इस कोस ओमेगा टी को आई विल राइट इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा। साइन के फॉर्म में जब मैं इसको रिफॉर्मुलेट करके लिखूंगा तो मुझे जो करंट की वैल्यू मिलेगी इन एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, वो क्या मिलने वाली है, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। प्योरली इंडक्टिव में ये था माइनस पाई बाई टू, और प्योरली कैपेसिटिव में क्या आ गया बच्चे, प्लस पाई बाई टू। तो ये इक्वेशन किसकी मिली, करंट की। तो इससे समझ में क्या आता है कि अगर एक कैपेसिटर के अक्रॉस एक AC पावर सोर्स लगाया जाए, यानी V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, जिसकी वोल्टेज वेरी कर रही हो, तो वो AC पावर सोर्स जो है उसकी वजह से करंट इन द सर्किट क्या आने वाला है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो यहाँ पर फेज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, करंट का फेज ज़्यादा है, वोल्टेज का फेज कम है, यानी करंट क्या चल रहा है, करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई टू, यानी कि करंट वोल्टेज से आगे चल रहा है, कितने एंगल पर, पाई बाई टू एंगल पर, यानी कि फेज कितना डिफरेंस हुआ, पाई बाई टू। वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी और करंट का फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू।
तो यहाँ पर भी फेज डिफरेंस π/2 ही है, ठीक वैसे ही जैसे इंडक्टर में था, बट यहाँ पर करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय ए फेज डिफरेंस ऑफ π/2। करंट आगे चल रहा है और वोल्टेज पीछे चल रही है। समझ आया ये आपको बात? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब इसके बाद IM, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कैन बी रिटन एज ओमेगा सी इंटू VM। फिर मैं यहाँ से IM को लिखूंगा VM/1/ओमेगा सी। तो यहाँ से मुझे मिलेगा XC की वैल्यू, ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये क्या होगा? 1/ओमेगा सी। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या था? इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या था? ओमेगा एल। यहाँ पे YL. क्या है? यहाँ पे क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला 1/ओमेगा सी। तो यहाँ पे नीचे आ गया 1/ओमेगा सी। यहाँ पे C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, है ना, ओमेगा इंटू सी। तो एक तो आपको पता चला कि भाई कैपेसिटर अगर सर्किट में लगेगा तो वो कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा? XC के बराबर, जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और इसकी वैल्यू आती है 1/ओमेगा सी से हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरा पता चला कि करंट जो है वो वोल्टेज को लीड करेगा बाय ए फेज डिफरेंस ऑफ π/2। और तीसरा पता चला कि हाउ वी कैन कैलकुलेट मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट कैन बी कैलकुलेटेड एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय XC। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें लिख लो फॉर अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, हेडिंग डाल के, फॉर अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट V इज इक्वल टू दिस, करंट इज दिस, लास्ट ये ओमेगा सी, और फिर ये लिखो IM इज इक्वल टू दिस। तो ये सारे लिख लो। जिन 4 इक्वेशंस पे टिक लगाया वो लिख लो और हेडिंग डाल लो फॉर अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। लिख लिया सर। तो अब क्वेश्चन करो, ठीक है, क्वेश्चन करो ये वाला।
आया आंसर? कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला बताओ बच्चे। सर 1/ωc। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला है XC is equal to 1 सर upon 1/ωc। omega। 1/ωc। ओमेगा कैसे कैलकुलेट करोगे? सर 2 सर पाई 2 पाई न्यू लिख देंगे। ठीक है, तो 2 पाई न्यू की वैल्यू कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो 100 पाई रेडियंस आ गया, 100 पाई रेडियन पर सेकंड आंसर आ गया ओमेगा का। C की वैल्यू क्या है? 2.5 माइक्रोफैरेड। 2.5 माइक्रोफैराड। दोनों वैल्यू यहाँ रख दो, 1/100 पाई इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से मिल जाएगा XC। यूनिट क्या आएगा इसका? सर ओम। सर यूनिट ओम। ओम्स यूनिट आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करो उस वैल्यू को। क्या आ रहा है कैलकुलेट करके बताओ। वन 1273.2 ओम्स। ठीक है, 1273.2 ओम्स आएगा। अब इससे अगला स्टेप है RMS करंट निकालना। IRMS कैसे निकलेगा? फॉर्मूला लिखवाया था देखो, RMS करंट कैसे निकलेगा बेटा? बताओ बताओ। VRMS बाय XC। VRMS बाय XC। अरे अभी लिखवाया आपको फॉर्मूला बच्चे, अभी लिखवाया, अभी अभी अभी। ये क्या है? ये फॉर्मूला IM इज इक्वल टू VM बाय XC। तो IRMS निकालना है, IRMS तो वो ऐसे ही होगा, VRMS डिवाइडेड बाय XC। लिख लो इसको भी, I इज इक्वल टू वोल्टेज बाय XC ना। तो ये तो सेम रिलेशन है, पिछले वाले ही तो है यार, उनको भूलोगे क्यों तुम? तो IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, VRMS कितना दिया है क्वेश्चन में? सर 220। 220 वोल्ट्स है ना। तो क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है, अनलेस मेंशन्ड, इट इज RMS वैल्यू ओनली। ठीक है, XC की वैल्यू कितनी आई? 1273.2। इसको सॉल्व करो तो IRMS आए कितना है? 0.172। 0.172 एम्पियर। ठीक है, ये सही आंसर है। तो दिस इज द RMS करंट इन द सर्किट। तो तुम्हें पता चला कि ये हो क्या रहा है। अगर सर्किट ड्रॉ करें तो कैसा बनेगा? इसका सर्किट ड्रॉ किया जाए तो सर्किट यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कि एक 2.5 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर जुड़ा हुआ है एक AC सोर्स के साथ। ठीक है, इसकी वोल्टेज है 220 वोल्ट्स RMS। ठीक, और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, वो है 50 हर्ट्ज। इसके बाद बोला है कि इस कैपेसिटर है 2.5 माइक्रोफेराड। तो आपको बताना है इस सर्किट में एक तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर और दूसरा इस सर्किट के अंदर RMS वैल्यू ऑफ करंट। ये क्या होगा? ये दो चीज़ बतानी है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो होता है रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड बाय द कैपेसिटर इन द सर्किट, तो ये आप निकाल सकते हो राइट, 2.1/ωc से। ठीक है, और RMS करंट क्या होगा? वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। IRMS इज इक्वल टू VRMS बाय XC। I मैक्सिमम इज इक्वल टू V मैक्सिमम डिवाइडेड बाय XC, है ना। तो ये हम यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब फेज डायग्राम ड्रॉ करते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का फेज डायग्राम क्या आप गैस कर सकते हो? करंट लीड कर रहा था कि वोल्टेज? कौन सा लीड कर रहा था इसमें बच्चे? सर करंट। करंट लीड कर रहा था। तो करंट की और वोल्टेज की अगर दोनों की वैल्यू मैं लिखने लगूं तो क्या होगी? करंट वोल्टेज आ गया VM साइन ओमेगा टी, और करंट क्या आ गया? IM साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अगर मैं t इक्वल टू 0 पे पूछूं तुम्हारे से, एट द रेट t इक्वल टू 0,
तो वोल्टेज की वैल्यू क्या आ रही है? 0. साइन ओमेगा टी एट टी इक्वल्स टू 0 क्या होगा? Pm ऑफ साइन इंटू ओमेगा इंटू 0, टी की जगह 0 रख दिया तो क्या आ गया? साइन 0 0 हो जाएगा तो 0 हो गया। करंट की वैल्यू एट टी इक्वल्स टू 0 आई एम साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 क्या होता है? 90. 1 होगा ना, साइन 91, तो आई एम के बराबर। तो देखो एट टी इक्वल्स टू 0 करंट क्या आ गया? मैक्सिमम। और वोल्टेज क्या आ गया बच्चे? वैसे मुझे पता चल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू करंट की पहले आ रही है और वोल्टेज की बाद में आ रही है। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि करंट इज लीडिंग बाय अ फेज ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, तो ड्रॉ अगर हम करने लगेंगे यहाँ पर फॉर द कंप्लीट साइकिल, यानी 0 से 2 पाई के बीच में ड्रॉ करेंगे, तो आपको पता चला कि t इक्वल्स टू 0 पर यानी ओरिजिन पर वोल्टेज क्या है? 0 है और करंट क्या है? मैक्सिमम है, Vm के बराबर, सॉरी Im के बराबर करंट है ना, ये Im के बराबर है और वोल्टेज है 0। फिर ये वेरी करेंगे 90 डिग्री पे, जैसे ही आओगे 1/4 साइकिल पे तो आपका करंट 0 हो गया और वोल्टेज क्या है? मैक्सिमम हो गया। फिर पाई पे आए तो वोल्टेज 0 और करंट नेगेटिव में मैक्सिमम। ठीक है, तो ऐसे आपका चलता जाएगा ये। ठीक है, 3 पाई बाई 2 2 पाई, तो ये आपका हो गया फेज डायग्राम फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट को आप देख के बता सकते हो कि यार वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है और करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द फेज डायग्राम फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, इसमें अगर फेजर्स की बात करो तो आपको पता है कि करंट लीड कर रहा है तो हर समय जो करंट का फेजर होगा वो पाई बाई 2 आगे होगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता था तो हमेशा करंट का जो फेजर है वो हमेशा पाई बाई 2 एंगल आगे होगा, किससे? वोल्टेज से। तो ये आपको यहाँ से दिख रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, ये फेज डायग्राम हो गया। इसके बाद पावर इन ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो पावर क्या होता है? P इज इक्वल टू वी आई। इसके अंदर हम वोल्टेज और करंट की वैल्यू रख देंगे। तो वोल्टेज तो हमें पता था Vm साइन ओमेगा टी है और करंट क्या है? Im कोस ओमेगा टी। ये फर्स्ट स्टेप है जो हमने लास्ट में लिखा था ना, Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखा था। इससे पिछले वाले इससे जस्ट पहले वाले स्टेप में करंट की जो वैल्यू थी वो क्या थी? इससे पहले वाले स्टेप में थी Im कोस ओमेगा टी। तो हमने कोस को लिखा था बच्चे, कोस को रिफॉर्मुलेट करके साइन के फॉर्म में ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखा था। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये कोस ओमेगा टी वाली वैल्यू ही यहाँ सब्सटीट्यूट कर ले रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, फिर मैं न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और डिनोमिनेटर में भी, ताकि मैं कोस थीटा साइन थीटा को 2 साइन 2 थीटा के फॉर्म में रिकंस्ट्रक्ट कर सकूँ। तो पी सी इज इक्वल टू आई एम वी एम बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा। ठीक है, तो अब मुझे मिल गया पावर एट एनी टाइम टी। पावर एट एनी टाइम टी इन ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट मुझे यहाँ से मिल गया। अब मैं एवरेज पावर कैलकुलेट करूंगा तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से 2 पाई फॉर द कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल का मतलब होता है 0 से 2 पाई। इसके बीच में अगर मैं निकालूं कि एक पूरे साइकिल में कितना पावर होगा कंज्यूम, कितना पावर यूटिलाइज होगा इन ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ? आई विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन बिटवीन 0 टू 2 पाई। तो अभी इसमें आई एम वी एम तो कांस्टेंट वैल्यूज है, मैक्सिमम करंट मैक्सिमम वोल्टेज तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। खाली इंटीग्रेशन किसका होगा? साइन थीटा का। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई के बीच में क्या होता है बच्चे? 0 से 2 पाई अगर साइन थीटा को इंटीग्रेट किया जाए तो क्या वैल्यू मिलती है मुझे? ग्राफ से समझ जाओगे। 0 डिग्री से 2 पाई के बीच में अगर साइन को इंटीग्रेट किया जाए तो क्या वैल्यू मिलेगी? 0 ही आएगी। 0 मिल जाएगी। 0 से पाई के बीच में तो पॉजिटिव एरिया और पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव, तो ये 0 आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। तो इसलिए एवरेज पावर इन ए कैपेसिटिव सर्किट फॉर वन कंप्लीट साइकिल क्या आएगा? 0। एवरेज पावर इन ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट फॉर वन कंप्लीट साइकिल क्या आने वाला है? 0, क्योंकि फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव सेकंड में नेगेटिव। अब इसको देखेंगे कैसे आ रहा है। बाय लुकिंग एट द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पैटर्न ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर किस तरीके से चार्ज और डिस्चार्ज होगा। ठीक है, चलिए इसमें ही आपको फेज डायग्राम दिखाया मैंने प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का। कैसे पता चला? बिकॉज वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है और करंट लीड कर रहा है ना। t = 0 पर करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे और वोल्टेज 0 पे है, तो आई
और V का प्लॉट आपने देखा, ठीक है। अब इसको मैं 4 अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करूंगा, ठीक वैसे ही जैसा मैंने इंडक्टर के लिए डिवाइड किया था। 0 से 2 पाई के इंटरवल को 4 अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। और फिर कैलकुलेट करूंगा कि चार्ज कितना है उस समय पे, चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना है, ठीक है। तो बेटा VC वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू Q/C। यहाँ से मुझे पता चला कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, या चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो चार्ज जो है वो वोल्टेज के साथ डायरेक्टली वेरी करेगा। जब वोल्टेज 0 रहेगा तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर 0, जब वोल्टेज मैक्सिमम तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर मैक्सिमम। तो ये आपको पैटर्न मिलने वाला है। तो मैंने चार्ज को भी ड्रॉ कर दिया इसके साथ, वोल्टेज का जो प्लॉट था रेड कलर का उसके साथ चार्ज को भी प्लॉट कर दिया। और मुझे डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी से पता चला कि जब चार्ज 0 है तो वोल्टेज भी 0, जब चार्ज मैक्सिमम तो वोल्टेज भी मैक्सिमम, है ना। तो यहाँ से मुझे ये पैटर्न नजर आया। अब मैं इसको देखो टुकड़ों में डिवाइड करता हूँ ऐसे, ठीक वैसे ही 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 to 4। 0 से 1 है आपका 0 to π/2, 1 से 2 है π/2 से पाई, 2 से 3 है पाई से 3 π/2, 3 से 4 है 3 π/2 से 2 पाई। अब फर्स्ट रीजन में आप मुझे बताओ कि यहाँ पर करंट और वोल्टेज के बारे में जी, जो आपको फर्स्ट रीजन हाईलाइटेड है उसमें करंट और वोल्टेज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये बताओ। पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव। पॉजिटिव है। और पावर क्या हो जाएगी फिर उस केस सर में? पॉजिटिव है। पॉजिटिव हो जाएगी। तो पावर पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जो पावर सोर्स है एसी का पावर सोर्स, वो पावर प्रोवाइड करेगा, किसको करेगा? कैपेसिटर को। और कैपेसिटर को पावर मिलेगी तो कैपेसिटर क्या होगा? चार्ज होगा, है ना। तो एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स एंड इट इज यूटिलाइज्ड इन चार्जिंग द कैपेसिटर। तो 0 से π/2 सॉरी, फर्स्ट रीजन में 0 to π/2 जो रीजन है उसमें करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव है, तो पावर भी पॉजिटिव आया। इसलिए यहाँ पर कैपेसिटर क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है? चार्ज हो रहा है, बिकॉज एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स। एनर्जी सोर्स से जाकर कैपेसिटर पर जा रही है, तो वो एनर्जी क्या यूज होगी? इन चार्जिंग द कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर को चार्ज करने में यूटिलाइज होगी वो एनर्जी, ठीक। चलिए अब मुझे फर्स्ट टू 2 वाले में बताना। ये सेकंड रीजन में यहाँ पर वोल्टेज पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। और करंट नेगेटिव। नेगेटिव। है, तो पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। पावर नेगेटिव का मतलब है कि जब डिस्चार्ज। अभी सेकंड केस में क्या होने लगेगा बच्चे कि वोल्टेज देखो डिप कर रही है, वोल्टेज ड्रॉप कर रही है। तो वोल्टेज ड्रॉप करेगी तो क्या होगा कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज अवेलेबल है वो क्या करेगी? करंट को उल्टा फ्लो करवा देगी। किसमें? एसी सोर्स के अंदर। देखो करंट का डायरेक्शन बदल गया, करंट को उल्टा फ्लो करा देगी एसी सोर्स में। तो क्या होगा? एज ए रिजल्ट कैपेसिटर विल बी डिस्चार्ज्ड एंड पावर इज बीइंग रिटर्न्ड टू द एसी सोर्स। पावर जो थी वो एसी सोर्स के अंदर वापस आ गई, ठीक है। और कैपेसिटर क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। फिर देखो अगले रीजन में 2 to 3 में जाते हैं। 2 to 3 में बताओ वोल्टेज पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। और करंट भी नेगेटिव। लेकिन पावर आ गया पॉजिटिव। तो पावर पॉजिटिव। पॉजिटिव होने से क्या होगा? फिर चार्ज। से करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और कैपेसिटर फिर से चार्ज होने लगेगा, बट इन दी अपोजिट डायरेक्शन। पहले जो डायरेक्शन था उससे अपोजिट। देखो इससे पहले ए प्लेट ए जो था वो पॉजिटिवली चार्ज था, इससे पहले वाले केस में यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन जब ये करंट का डायरेक्शन बदल गया, करंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो अब प्लेट ए है वो नेगेटिवली चार्ज हो रहा है और प्लेट बी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, ठीक है जी। चलो अब इसके आगे देखते हैं रीजन 3 to 4। 3 to 4 के अंदर करंट क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव। और वोल्टेज है नेगेटिव। नेगेटिव। वोल्टेज नेगेटिव और करंट पॉजिटिव, तो पावर के साथ क्या होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव। पावर नेगेटिव। नेगेटिव पावर का मतलब चार्जिंग की डिस्चार्ज। डिस्चार्जिंग? डिस्चार्ज। कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज होगा। तो एक साइकिल में, ठीक जैसे इंडक्टर 2 बार चार्ज डिस्चार्ज हुआ था, कैपेसिटर भी 2 बार चार्ज होगा और 2 बार डिस्चार्ज होगा। इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एन एसी सोर्स क्या होगा? कैपेसिटर 2 बार चार्ज होगा और 2 बार ही डिस्चार्ज होगा, ठीक है बच्चे। तो दिस इज द चार्जिंग पैटर्न ऑफ द कैपेसिटर। इतनी बात कितनों बच्चों को समझ आई? गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस, है ना। तो अब जिन बच्चों को पिछले वाले क्वेश्चन नहीं हुए थे वो यहाँ पे कर लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। A 15 microfarad capacitor is connected to 220 volt 50 hertz source. Find the capacitive reactance, RMS current, peak current, ये सारी वैल्यूज निकाल। क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट है वो भी करिए।
कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? XC इज इक्वल टू 1/ωc। RMS करंट का फॉर्मूला क्या होता है? IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय XC। पीक करंट कैसे निकलेगा? I मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है? 0.707 इंटू आई मैक्सिमम आपका IRMS के बराबर होता है। यहाँ से आपका मैक्सिमम करंट निकल जाएगा। बाकी आप दिमाग लगाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। 3 फॉर्मूला बता दिए, गिवन वैल्यूज क्वेश्चन में है, कैलकुलेट करो, जैसे आंसर आएगा हैंड रेज करना। बीच में डाउट आता है तो अनम्यूट करो, पूछो अपना डाउट। इसके बाद बेटा मोशन इन 1D भी रिवाइज करेंगे ना, तो ड्रॉप मत करो, तो फिर तुम्हारा 11th का जो FST होना है उसमें दिक्कत आएगी नहीं तो, है ना। तो रिवीजन कर लो, यही बेस्ट टाइम है पढ़ने का, नहीं करोगे तो गड़बड़ है। हाँ मुस्कान, आंसर आ गया बेटा? Yes, sir. बाकी सब करो यार। हाँ जी, क्या आंसर आया? XC इज इक्वल टू Sir, 212.1 ओम। ऐसा ही लग रहा है तुम्हारा आंसर। 1/ओमेगा की वैल्यू क्या रखोगे? 2πf, 2π इंटू 50 और इंटू C। कैपेसिटेंस क्या दे रखा है? 15 इंटू 10 टू द पावर -6, 15 माइक्रोफैराड दे रखा है ना। 15 इंटू 10 टू द पावर -6। इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो XC की वैल्यू क्या आई है आपके पास?
212.31 ohm. X इज इक्वल टू 212.31 ohms, ठीक है। और उसके अलावा IRMS क्या है? 1.0. 1.03 एम्पियर। IRMS निकालोगे VRMS डिवाइडेड बाय XC, ठीक है। 220 बाई 212 तो कितना आ रहा है ये? 1.03, ठीक है, एम्पियर। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? IM विल बी इक्वल्स टू 1.03 डिवाइडेड बाय 0.707 तो कितना आ रहा है? 1.46 एम्पियर। 46 एम्पियर, ठीक है। कोई नहीं, 45 कुछ आएगा या किसी का 46 आ जाएगा, 457 आएगा शायद ना, कोई बात नहीं। तो ये 1.46 एम्पियर। अब लास्ट ऑप्शन, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाट विल हैपन टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस? अगर फ्रीक्वेंसी हाफ हो डबल, जाएगा। अगर देखो XC का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो उसमें क्या आ रहा है? 1/2 पाई f इंटू सी। तो अगर f की वैल्यू डबल कर दी जाए तो XC क्या हो जाएगा? XC विल बिकम हाफ। ओके, और करंट के साथ क्या होगा? डबल हो जाएगा। देखो करंट डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। करंट की अगर बात करें तो हम करंट यहाँ से निकालते हैं भाई, I इज इक्वल टू V बाई RC है ना, V बाई XC। तो XC को अगर रिफॉर्मुलेट करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा V इंटू, और ये ऊपर आ गया 2 पाई F इंटू C, ठीक है। ये आपका करंट आ गया। तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, अगर F बढ़ गया डबल हो गया तो करंट भी डबल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आई बच्चे? करंट विल बी डबल, ठीक है। तो सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। बताओ दीप्ति, किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछो। इसके सॉल्यूशन है, इसके नीचे वाली स्लाइड्स में सब में सॉल्यूशन है। बताओ किस बच्चे को डाउट है इसमें तो पूछो। सर कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, एक बार निकालना बता दोगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस बेटा देखो, ये समझ आया आपको होता है क्या कैपेसिटिव रिएक्टेंस बच्चे? यस सर। क्या होता है बताओ, क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस? बताओ बेटा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट होता है कि अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस की बजाय कैपेसिटर लगाए तो कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करेगा उस सर्किट में ना। रेजिस्टेंस क्या होता है? हिंडरेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट। किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रजिस्ट करने वाली प्रॉपर्टी को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कैपेसिटर आएगा तो डेफिनेटली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दिक्कत आएगी, तो वो कितनी वैल्यू रहेगी उसकी? तो वो दैट विल बी इक्वल टू XC, ठीक है। और उस XC का फॉर्मूला अभी बताया था आपको, XC इज इक्वल टू 1/ωc। यहाँ पर ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड, और C क्या है? कैपेसिटेंस। ओमेगा को हम एक तरीके से ऐसे भी निकालते हैं 2 पाई F। कैसे निकलता है ये? ओमेगा एक सर्कुलर मोशन का पैरामीटर है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में रोटेशन होगा तो सेंटर पे यहाँ है ना, इधर ओमेगा मिलता है आपको, दिस इज ओमेगा, ठीक है। अब ये ओमेगा जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितना थीटा कवर हो गया कितने गिवन टाइम में। तो ओमेगा इज नथिंग बट डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। अब डी थीटा बाई डी टी को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चे कि एक कंप्लीट रोटेशन में कितना थीटा कवर होता है? 2 पाई, और टाइम कितना लगता है? टी के बराबर, 1 टाइम पीरियड के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, ये आपका ओमेगा हो गया। और टी कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/t कैन ऑल्सो बी रिटन एज फ्रीक्वेंसी। तो इसको इसलिए हम 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ मिलता है, और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, और सी आपको क्वेश्चन में कैपेसिटेंस दे रखा है, तो वैल्यूज डालोगे तो यू कैन फाइंड आउट एक्स, ठीक है जी। चलो, तो इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो यहाँ दे रखे हैं एक एक पार्ट के अलग अलग से। इसके साथ हमारा कैपेसिटर वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे LRC सर्किट, है ना, इंडक्टिव रिएक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट। LCR LRC कुछ भी बोल दो इसको, RLC, तो तीनों होंगे उसमें। इंडक्टर भी होगा, रजिस्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा। उसमें देखेंगे वोल्टेज करंट कैसे वेरी करेगा, उनके जो ये होता है फेज डायग्राम में वो कैसा होगा। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब हम इसके बाद क्या पढ़ते हैं? अब पढ़ेंगे बच्चे मोशन इन स्ट्रेट लाइन।
तो हमारा यूनिट एंड डायमेंशन हो चुका है, रिवीजन 11th का होमवर्क आप सबने कर लिया होगा। जो क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है वो डाउट डिस्कशन ग्रुप पे आप पूछो, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और जिन बच्चों को सॉल्यूशन आता है वो सबकी हेल्प भी करेंगे, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी एक तो टाइमली है ना, मान लो टीचर के पास उस समय बिजी है टीचर, तो बच्चे किसी कोई बच्चा खाली है उसने आंसर दे दिया तो उसका रिवीजन हो गया और दूसरे बच्चे की हेल्प हो गई। तो ये भी आपको वहाँ करना है, नहीं होता तो फिर हम लोग हैं ही, तो टेंशन आएगी नहीं। ठीक है बच्चे, अब स्टार्ट करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या होता है बच्चे, एक सीधी रेखा के अलोंग मोशन, इसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको वेक्टर आर दे रखा है, वेक्टर आर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर दे रखा है और आपको वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वेलोसिटी। तो हाउ टू फाइंड आउट द वेलोसिटी इफ द पोजीशन वेक्टर इज गिवन। वेलोसिटी होता क्या है, v इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट। Displacement. वेलोसिटी होता क्या है, v इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, है ना, या फिर इसी को बोलते हैं डी आर बाई डी टी। तो आपको आर दे रखा है, वेलोसिटी निकालना है, कैन यू फाइंड आउट वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। तो जो आर वेक्टर है उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो एक वेक्टर फॉर्म में वेक्टर दिया हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, कंपोनेंट वाइज कर दो। तो 4t आई कैप का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 4t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करो, क्या होता है, 4t को डिफरेंशिएट करें टाइम के साथ तो क्या आएगा बच्चे, 4 और आई कैप एज इट इज। 4. ठीक, 2t स्क्वायर को करें टाइम के साथ 40. 4t और जे कैप एज इट इज, और 5 को डिफरेंशिएट करें टाइम के साथ तो 0. 0, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर मैं वेलोसिटी फंक्शन की बात करूं तो क्या आ गया, v इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 4t जे कैप। तो ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, क्यों, क्योंकि टाइम की वैल्यू इधर डालनी पड़ेगी तभी मुझे उस समय पे वेलोसिटी मिलेगी, बिकॉज 4t इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो बच्चे यहाँ पे t किस समय पूछा है वेलोसिटी, एट 1 सेकेंड 1 सेकेंड पूछा है, तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी पूछ लिया है। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे, क्या लिखें, 4t एट वेलोसिटी एट द रेट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ये क्या है, 4 आई कैप प्लस t की वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या आ गया, 4 जे कैप। तो ये वेलोसिटी आ गई एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बच्चों अगर वेक्टर है जिसका कंपोनेंट्स दिए हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर। तो vx की वैल्यू क्या है, देखो 4, x कंपोनेंट 4 है ना, 4 स्क्वायर, y कंपोनेंट क्या है, ये भी 4 है, z कंपोनेंट क्या है, 0 है। तो आपका आ गया 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0। तो क्या आएगा आंसर इसका, Sir, 4 4 रूट 2। ठीक है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है 4 रूट 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ठीक है, अब मेरा ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी तो गलत हो गए क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही मैच नहीं कर रहा। अब मुझे डिसाइड करना है ए एंड बी में से, बट फॉर दैट आई नीड टू फाइंड आउट डायरेक्शन विद द एक्स एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल के साथ डायरेक्शन कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, आप पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ड्रॉ कर लो, दिस इज एक्स एक्सिस। अब इस पे वेक्टर ड्रॉ करो, एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज 4, यहाँ से वाई कंपोनेंट ड्रॉ करो, वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज ऑल्सो 4। अब इस वेक्टर को ड्रॉ कर लो, ये वेक्टर ड्रॉ हो गया जिसका x कंपोनेंट 4 है, y 4 है। तो इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया, 4 रूट 2 आ गया। अब आपको एंगल निकालना है, ये थीटा निकालना है। तो कैन बी यूज टेंजेंट थीटा एयर बच्चा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1, tan थीटा इज 1 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा 4 रूट 2 एंड एंगल होगा 45 डिग्री का। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई। इज इट ओके बच्चों, याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. यस सर। हाँ आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, इसमें कुछ ज़्यादा वो है नहीं बहुत। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करो। एवरेज स्पीड निकालना है आपको, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन।
टोटल डिस्टेंस कवर्ड दे रखा है क्वेश्चन में, बताओ। सर ऑप्शन बी। नहीं दे रखा टोटल डिस्टेंस, ऑप्शन डी गलत है बच्चे, ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड नहीं दे रखा, तो मैं मान लेता हूँ कि लेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बी एक्स, एक्स डिस्टेंस इसने कवर किया। इस एक्स डिस्टेंस में से आधा यानी एक्स बाई 2 कितनी वेलोसिटी से कवर किया, कितनी स्पीड से कवर किया बच्चे, v से, और बचा हुआ आधा कितनी स्पीड से कवर किया, 2v से। ठीक है, 2v। तो अगर मैं टाइम निकालना चाहूँ t1, टाइम रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मोशन, वो कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो x बाई 2 डिवाइडेड बाई v, तो ये मेरा t1 की वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, x बाई 2v। और t2 निकालें कि डिस्टेंस टाइम रिक्वायर्ड इन सेकेंड हाफ ऑफ द मोशन, वो कितना आएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो ये आप क्या आ गया, x बाई 4v। तो t1 और t2 मिल गए, तो टोटल टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, x, है ना, x बाई 2 प्लस x बाई 2, तो x हो गया। तो मुझे अगर वेलोसिटी स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस जो कि x है, और टोटल टाइम कितना है, x बाई 2v प्लस x बाई 4v। तो यहाँ क्या करो, न्यूमरेटर जो नीचे है उसको क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो ऊपर तो x है ही, नीचे x कॉमन आ गया, और ये 1/2v प्लस 1/4v। ठीक है, अब क्या करना है, अब नीचे इसको तो x को तो काट लो, और नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने पर 4v एलसीएम लिया तो ये आ गया 2 + 1, ये 4v ऊपर चला जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, 4v डिवाइडेड बाई 3, ये मेरी एवरेज स्पीड आ गई, 4v डिवाइडेड बाई 3। तो क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 4v/3, ऑप्शन बी। तो मुझे डिस्टेंस दे नहीं रखा था, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट द डिस्टेंस कवर्ड भी एक्स के बराबर डिस्टेंस कवर हुआ है, और अलग अलग स्पीड थे, तो मैंने उनके लिए रिक्वायर्ड टाइम निकाल लिया, एंड दैट टाइम वो मैंने कैलकुलेट करके फिर वैल्यूज इसमें डाल। ठीक है बच्चे, Yes. हाँ जी, ठीक। चलो अब बताओ, पोजीशन टाइम ग्राफ जो है उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन कौन से में है, इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखे हैं आपको, पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाला बताना है, एक्सटी ग्राफ है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी टाइम के साथ कि डिक्रीज करेगी, Increase होगी। करेगी। तो अगर मान लो वीटी ग्राफ होता बच्चे, ये तो आपका एक्सटी ग्राफ है, अगर वीटी ग्राफ होता वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो क्या ऐसा ग्राफ आपको बोलता, स्ट्रेट लाइन ऐसा कि भाई वेलोसिटी समय के साथ बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हो वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या है, इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ये कब था, ये वीटी ग्राफ पे था, लेकिन आपको एक्सटी ग्राफ पे बताना है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाला ग्राफ कौन सा होगा, एक्सटी ग्राफ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन कौन सा होगा, बताओ। फिर बी होगा। ऑप्शन डी तो दिखाई नहीं दे रहा, ए बी सी में से ही राइट आंसर है, आप बताओ। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी, सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है, लेकिन अब देखो चारों को हम एक एक बार समझते हैं कि क्या है। ऑप्शन ए में देखो, पोजीशन आपकी डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ, पोजीशन ऑफ द जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का, पोजीशन जो है वो घटता जा रहा है टाइम के साथ, तो इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव है वेलोसिटी। क्यों, वेलोसिटी इज नेगेटिव बिकॉज डिस्प्लेसमेंट घटती जा रही है एज द टाइम, एज वी मूव फॉरवर्ड ऑन द टाइम एक्सिस, वेलोसिटी जो एक्स की वैल्यू कम होती जा रही है। एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज, अगर ये वेलोसिटी का रेट ऑफ
वेलोसिटी चेंज होता, वेलोसिटी आपकी चेंज होती तो आपको एक्सेलरेशन मिलता नॉन जीरो, बट क्योंकि इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो फिक्स्ड ही है, डिस्प्लेसमेंट आपका चेंज नहीं हो रहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड इट इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज जीरो। ठीक है, ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी में देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट या पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पोजीशन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं बच्चे कि आपका वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। एक्सेलरेशन इज Sir, जीरो positive. बिकॉज एक्सेलरेशन जीरो बिकॉज आपका स्लोप ऑफ द एक्सटी ग्राफ चेंज नहीं हो रहा, स्लोप इज कांस्टेंट, दैट मींस स्लोप ऑन एक्सटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, और ये स्लोप चेंज नहीं हो रहा तो मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं। सी में देखो, सॉरी बी देखते हैं पहले। बी में देखो, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करता जा रहा है टाइम के साथ, दैट मींस वेलोसिटी आपकी क्या है, पॉजिटिव है। दूसरा, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर मैं पॉइंट 1 पे बात करूं और पॉइंट 3 पे बात करूं तो यहाँ पर थीटा वैल्यू है, यहाँ थीटा 1 और इधर थीटा वैल्यू ड्रॉ करें तो ये थीटा 3, तो थीटा 3 इज फार ग्रेटर देन थीटा 1, यानी कि स्लोप ऑफ द कर्व इज इंक्रीजिंग, स्लोप ऑफ द कर्व इज इंक्रीजिंग। ये थीटा 3 यहाँ से ड्रॉ नहीं करेंगे, थीटा 3 को भी ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो थीटा 3 की वैल्यू ज़्यादा है थीटा 1 से, तो थीटा जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो दैट मीन्स स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। थर्ड ऑप्शन में, ऑप्शन सी में क्या है, यहाँ भी वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव ही है बट वेलोसिटी समय के साथ घटती जा रही है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो ये चारों में क्या है, पहला वाला तो गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा सही, चौथा भी गलत। ठीक है, तो चारों केसेस में जो जो केस होंगे वो मैंने आपको बता दिया, राइट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर ये 2 करो, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेकेंड्स। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या होता है बच्चे, ये u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ठीक है, तो u प्लस a/2 इंटू 2n-1, n क्या है, नंबर ऑफ सेकेंड, nth सेकेंड है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड जब कैलकुलेट करोगे तो 1 रखो वैल्यू, सेकेंड दूसरे सेकेंड में कैलकुलेट करोगे तो 2 रखो, तीसरे में करोगे तो 3 रखो, ऐसे वैल्यूज डालो और फिर फाइंड आउट द आंसर। देखो, जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी, नीचे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है कि डी एक्सेलरेट करता है, Sir, accelerate. तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो क्या वो हर एक सेकंड में बराबर डिस्टेंस कवर करेगा, No. डिस्टेंस कवर्ड बढ़ता जाएगा ना समय के साथ, तो ऑप्शन डी गलत हो गया, क्योंकि ये बोल रहा है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल सेकंड। नहीं भाई, अगर वेलोसिटी इक्वल होती तब तो बोल देते, वेलोसिटी कांस्टेंट होती तब तो बोल देते ये बात, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, पहली बात। ऑप्शन डी तो गलत हो गया। अब ऑप्शन ए, बी और सी में से हमें डिसाइड करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, एस इन फर्स्ट सेकेंड निकालेंगे तो u प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 1 -1, तो ये 1 आ गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 - 1 1 आ गया। एस इन सेकेंड u प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 2 -1 4 -1 तो 3 आ गया। एस इन थर्ड सेकेंड u प्लस a/2 इंटू 5। एस इन फोर्थ सेकेंड इज u प्लस a/2 इंटू 7। अब देखो, अब एक अजम्पशन करना पड़ेगा लुकिंग एट द ऑप्शंस, ये ऑप्शंस देख के मुझे एक अजम्पशन करना पड़ेगा, ऑल्दो क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि भाई ऑब्जेक्ट जो है फ्रीली फॉल हुआ है बट इनिशियल वेलोसिटी 0 से हुआ है, लेकिन टू सेटिस्फाई एनी ऑफ द ऑप्शंस ए, बी एंड सी हमें क्या अजम्पशन करना पड़ेगा कि u आपका 0 ही रहा होगा, तो u में 0 मान लेता हूँ और सब में से हटा देता हूँ इसको, तो फिर रेशियो क्या आएगा 1:3:5:7, तो ऑप्शन सी सही आ जाएगा फिर, कि जो डिस्टेंस कवर्ड है वो किस रेशियो में, 1:3:5:7 में। ठीक है,
यहाँ पे केवल फॉर्मूला आपको अप्लाई करना था, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद करेंगे इसको। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ठीक है बच्चों, अरे बोलो समझ नहीं Yes, आया sir. तो? समझ आया कि नहीं आया? Sir, सर Sir, रिपीट कर दो एक बार। रिपीट कर दें। ये हाँ, देखो ये sir. क्वेश्चन, ये फॉर्मूला है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। मान लो कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है तो 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मुझे ये फाइंड आउट करना है। 5वें सेकंड का मतलब चौथे सेकंड कंप्लीट होने के बाद और 5वां सेकंड कंप्लीट होने से पहले, इस टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है SNH इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। यहाँ पे n का मतलब रखोगे कौन से सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेकंड्स के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसका रेशियो बता दो। तो इस फॉर्मूला को मैं पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए यूज करूंगा, फिर n इक्वल टू 2, फिर n इक्वल टू 3, फिर n इक्वल टू 4। तो ये पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर ये दूसरे सेकंड में, फिर ये तीसरे में, चौथे में। दूसरे सेकंड का मतलब है कि एक सेकंड खत्म होने के बाद और थर्ड सेकंड शुरू होने से पहले वाला जो टाइम है उसमें। ठीक है, ऐसे मैं इसको यूज करता जाऊंगा और वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मुझे जो रेशियो मिलने वाला है वो मिलेगा 1:3:5:7 का। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 माननी पड़ेगी, क्वेश्चन में नहीं दे रखी, बट टू सेटिस्फाई एनी ऑफ द ऑप्शंस u इक्वल टू 0 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया गया है 1:3:5:7। सॉल्यूशन देखना, समझना है फिर भी तो डाउट ग्रुप में पूछेंगे। ठीक है, अब चलो इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, ये करो, फिर होमवर्क देंगे आपको और ये शेयर करूंगा मैं, तो इसको सॉल्व करना है फिर। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस शोन, रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज। तो वेलोसिटी कहाँ से मिलता है, एक्स टी ग्राफ पे वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे वेलोसिटी कैसे मिलता है, स्लोप, स्लोप ऑन एक्स टी Sir, ग्राफ slope, sir. रिप्रेजेंट्स। ठीक है, तो स्लोप होगा वेलोसिटी। अब स्लोप निकालना है, पहले पकड़ते हैं 30 डिग्री वाले कर्व को। 30 डिग्री वाले कर्व को पकड़ता हूँ तो देखो यहाँ पर वर्टिकल अगर देखा जाए तो ये क्या है बच्चे, डेल्टा एक्स, और हॉरिजॉन्टल देखा जाए तो ये क्या है, डेल्टा टी। टाइम में कितना चेंज आया, उसमें कितना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ही क्या है, स्लोप। स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और इस ट्राइंगल में अगर टेन थीटा देखा जाए तो क्या है, टेंजेंट थीटा क्या है, टेंजेंट 30 के बराबर, और यही वैल्यू किसके बराबर है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी के बराबर। तो यहाँ से मुझे यही मिलता है कि भाई वेलोसिटी ऑन एक्स टी ग्राफ इज इक्वल टू स्लोप ऑन द ग्राफ। स्लोप इज इक्वल टू m होता है जो टेन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, और वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट किसके बराबर है, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री। तो यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है v1/v2 का। तो v1/v2 क्या आएगा बच्चे, टेंजेंट 30 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 45। वैल्यू बताओ कितनी होती है, tan 30 कितना होता है, बताओ बताओ, 1.3. 1/√3, और tan 45 One. कितना होता है, 1। 1. तो हमारा ऑप्शन डी आएगा राइट आंसर। ठीक है, तो स्लोप ऑन एक्स टी ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, अभी तो बताया था यार, इधर इधर इधर, स्लोप ऑन एक्स टी ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव थीटा है, नेगेटिव। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमने बेसिक क्वेश्चंस कर लिए बच्चों। इसके बाद वाले ने बहुत सारे यहाँ क्वेश्चन डाल रखे हैं टॉपिक वाइज, तो ये सभी आपके होमवर्क है, इनको करेंगे, अगली क्लास में बचे हुए क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, फिर भी हमसे जो नहीं होंगे, जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, अगर वो समझ नहीं आएंगे तो फिर आप डाउट डिस्कशन ग्रुप पे पूछेंगे उनको। ठीक है, तो टॉपिक 1 में आपके यानी कि रिलेटेड टू मोशन, मोशन से रिलेटेड वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, वो सब यहाँ पे है। उसके बाद सेकंड टॉपिक है जिसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो होता है, इसमें 3 इक्वेशन होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन हैं। फिर लास्टली जो है वो ग्राफिकल रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं, ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके नीट में आए हैं वो टॉपिक नंबर 3 में है।
तो ये इन टोटल जो मिलके क्वेश्चन काउंट है वो आपका बनता है 52। तो 52 बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 2 दिन में आप इनको कर सकते हो, ठीक है, इजीली। तो आपको ये सारे के सारे 52 क्वेश्चंस होमवर्क है। अब जितना पहले कर लोगे वो अच्छा, जो आपसे आराम से हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं होता तो उसको हम क्लास में सॉल्व करेंगे ही करेंगे, और उसके बाद फिर भी बच जाता है तो डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछेंगे उसको, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के बाद उसका तुरंत उसके बाद उसका सॉल्यूशन दे रखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन आया, उसके चारों ऑप्शन आए और फिर लास्ट में उसका सॉल्यूशन भी दे दिया। तो आप पहले खुद ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद उस सॉल्यूशन को देखेंगे, मैच करेंगे, अगर आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो उसको हाईलाइट कर लेंगे, जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उसको तो बड़े ध्यान से उस सॉल्यूशन को फिर सुनेंगे, ठीक है जी। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आपको एसी पढ़ाया मैंने, और ये इस स्टार्ट किया मोशन इन 1D के क्वेश्चंस को, ये आपको शेयर करूंगा, बचे हुए क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, सब बच्चे अटेम्प्ट करेंगे ताकि हमारा 4 अगस्त को जो एग्जाम है उसमें बढ़िया परफॉर्म आप लोग कर पाओ, ठीक है। जिन बच्चों को डाउट है वो स्टे बैक करें, बाकी सब लोग ड्रॉप कर सकते हैं। डाउट है बच्चे किसी को? सर मैं डाउट डिस्कशन ग्रुप में नहीं हूँ सर। अच्छा, तो आप डाउट डिस्कशन ग्रुप में नहीं है, एक बार लिंक शेयर किया गया होगा उसमें ना, जो आपका मेन ओके ग्रुप है सर। उसमें लिंक भेजा होगा, उस लिंक पे क्लिक मैं कर करोगे, देती हूँ सर। ज्वाइन कर लो, दीप्ति कर देगी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, ठीक गुड है, नाइट। गुड नाइट बेटा। दिशा, दीप्ति, डाउट है बच्चों? अरे यहाँ सेंड कर दिया, ओके, वो चला गया बंदा। क्योंकि सर उस पे हम मैसेज नहीं कर सकते ना, जो हमारा वो है मेन ग्रुप। आई नो दैट बच्चे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ना मैं को क्या नाम था स्टूडेंट का नाम मेरे को याद नहीं, हितेश। हितेश है ना, हाँ, तो मैं उसको भेज दूंगा, वो कोई नहीं, मैं करा दूंगा, ठीक है। आप लोगों को ओके डाउट है? सर। दीप्ति, नो सर। चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, इन क्वेश्चंस को करके आना, ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके सर। चलिए बाय।